तो आइए इकोनॉमिक्स सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पवन राय। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग समझेंगे कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वह किस प्रकार व्यवहार करता है मार्केट मैकेनिज्म में। यानी जो मार्केट मैकेनिज्म, जो बाजार यंत्र है, उस बाजार यंत्र में कंज्यूमर का बिहेवियर किस प्रकार होता है। और कई अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता व्यवहार पर सिद्धांत भी अपने अपने दिए हैं, जैसे मार्शल ने अपने सिद्धांत दिए, हिक्स, आइलैंड जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित सिद्धांत दिया। इसी प्रकार सैमुएल्सन जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने भी अपना उपभोक्ता व्यवहार पर सिद्धांत दिया। तो आज का जो टॉपिक है, कंज्यूमर बिहेवियर की बात की जा रही है। कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार समझेंगे। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जो पूरे टॉपिक के इर्द गिर्द आपको नजर आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रूप में। जैसे एक प्रोड्यूसर की बात की जाएगी, हिंदी में उत्पादक। तो उत्पादक का कार्य क्या है? प्रोडक्शन का, उत्पादन। किसका उत्पादन करेगा? तो कह सकते हैं जो उत्पादन होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा। यानी जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वह उत्पादन कर रहा है वस्तुओं का। और जो उपभोक्ता है, यहां उपभोक्ता व्यवहार की जो बात की जा रही है, जो उपभोक्ता है ये क्या करेगा? उपभोग करेगा। कंजम्पशन। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में दो वर्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। एक उत्पादक वर्ग आपको देखने को मिल रहा है और एक उपभोक्ता वर्ग देखने को मिल रहा है। उत्पादक जो वर्ग है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। और जो उपभोक्ता वर्ग है, उसके द्वारा उपभोग की बात की जा रही है। तो जो उपभोक्ता है, जो उपभोग के लिए वस्तुओं की जो डिमांड करता है मार्केट में, तो उपभोक्ता उत्पादक के द्वारा उत्पादित किसी वस्तु की अगर डिमांड कर रहा है या मांग कर रहा है, तो आखिर, या ये भी कह सकते हैं कि अगर उस वस्तु का वो क्रय कर रहा है, तो आखिर वो क्यों कर रहा है? उपभोक्ता क्या कारण है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर जो टॉपिक है, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सेक्शन में आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर है और जो अर्थशास्त्र है, इस बात पर जरूर विचार करता है, जो भी अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि अगर उपभोक्ता
मार्केट में नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्शन या उत्पादन किसके लिए होगा। अगर सभी इन्वेस्टर हो जाएंगे, सभी उत्पादक हो जाएंगे, तो उपभोक्ता कौन होगा? यानी कि जब तक किसी वस्तु का उपभोग नहीं किया जाएगा तो उत्पादन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उत्पादक उत्पादन कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इन वस्तुओं को मार्केट में लाया जाएगा, बाजार में लाया जाएगा। तो बाजार में उपभोक्ता किस प्रकार व्यवहार करेगा, ये भी तो समझना है। यही तो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो उपभोक्ता है वो किसी वस्तु की डिमांड क्यों करेगा, रीजन क्या है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि आप कंज्यूमर हैं, आप उपभोक्ता हैं, मार्केट में आप जाते हैं, तो मार्केट में आप जाते हैं तो किसी वस्तु की डिमांड आप क्यों करते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस वस्तु को आपको क्रय करना चाहिए? वाई, रीजन क्या है? तो रीजन सबसे प्राथमिक तौर पर अगर बात किया जाए तो जो उपभोक्ता आप देख रहे हैं यहां पे, कंज्यूमर, बात है उपभोक्ता की आवश्यकता की। किसकी बात है? आवश्यकता। किसकी बात की जा रही है? आवश्यकता की। इसका मतलब कि कोई उपभोक्ता है और यदि उस उपभोक्ता के द्वारा बाजार में वस्तु की मांग की जा रही है और वह वस्तु कहीं ना कहीं उत्पादक, प्रोड्यूसर के द्वारा उत्पादित की जा रही है और वस्तु की डिमांड जो उपभोक्ता के द्वारा की जा रही है, इसका मतलब कि यह वस्तु डिमांड क्यों कर रहा है उपभोक्ता? क्योंकि वस्तु इसके लिए आवश्यक है, पहली बात। कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही जरूरी है समझना। इसका मतलब कि यह वस्तु आवश्यक है, इसका मतलब कि वस्तु की उपयोगिता है किसके लिए? उपभोक्ता के लिए। यानी वस्तु की उपयोगिता है, यानी जो वस्तु है, वस्तु की यूटिलिटी है, उपभोक्ता के लिए वस्तु की उपयोगिता है। यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी। अब आपके माइंड में यह भी आएगा कि यूटिलिटी क्या है, या उपभोक्ता का जो व्यवहार है उसमें यूटिलिटी, उपयोगिता कहां से आ गया? समझिएगा इस चीज को अच्छे से देखिए। यहां पर अगर हम लोग बात करें, जैसे बात आया यूटिलिटी की, बात आई, यूटिलिटी समझिए, उपयोगिता क्या है? जैसे अभी चर्चा हुई, समझेंगे, अभी चर्चा हुई कि जो वस्तु है, इस वस्तु की डिमांड या मांग किसके द्वारा की जा रही है? कंज्यूमर, उपभोक्ता के द्वारा। किसके द्वारा? कंज्यूमर, उपभोक्ता। फिर हमने आपको बताया कि इसका मतलब उपभोक्ता के लिए ये जो वस्तु है जिसकी मांग की जा रही है उपभोक्ता के द्वारा, यह वस्तु इसके लिए क्या है? आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है, तभी तो डिमांड कर रहा है। अगर गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अगर उपभोक्ता को एसी चाहिए, तो इसका मतलब एसी जो है उसकी आवश्यकता है। या ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 1 ग्लास अगर मिल्क है, तो इस मिल्क के द्वारा
इस दूध के द्वारा व्यक्ति की भूख शांत होगी। यानी जो व्यक्ति है, जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता इस वस्तु की डिमांड करेगा। क्यों डिमांड कर रहा है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो जान रहा है कि एक गिलास दूध पीने से उसकी भूख शांत हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वस्तु है, वस्तु में क्षमता समाहित है। वस्तु की अपनी क्षमता होती है। वस्तु की अपनी क्या होती है? क्षमता होती है। और जो वस्तु की क्षमता है, जो वस्तु की क्षमता है वही उपयोगिता है। समझेंगे? वस्तु की क्षमता ही उपयोगिता है। इसका मतलब जो उपभोक्ता वस्तु की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, या वस्तु को क्रय किया जा रहा है, किसके द्वारा? उपभोक्ता के द्वारा। इसका मतलब कि ये जो उपभोक्ता है, इसके लिए ये जो वस्तु है वह उपयोगी है। अगर वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए नहीं रहेगी, अगर वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए नहीं रहेगी, तो यह उपभोक्ता उस वस्तु की डिमांड नहीं करेगा। आप स्वयं सोचें, इस सिद्धांत को अगर अपने ऊपर लागू करके सोचा जाए कि अगर कोई भी वस्तु आपके लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या उसकी आप डिमांड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी जो उपभोक्ता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं ना कहीं उसकी डिमांड में परिवर्तन होगा। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो उपभोक्ता के व्यवहार को चेंज भी करते। और यहां पर यह बात आपको समझ में आ गई कि उपयोगिता है क्या, तो बोलेंगे कि वस्तु की क्षमता ही उपयोगिता है। तभी तो उसकी बात की जा रही। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि एक गिलास अगर आप दूध पी रहे हैं, तो उस दूध के द्वारा आपकी भूख शांत हो रही है। यानी उस दूध में वो क्षमता है आपकी भूख को शांत करने की, आपको संतुष्टि प्रदान करने की। यानी आवश्यकता की जो संतुष्टि है वह उस एक गिलास दूध के पीने से पूरी हो रही है। इसका मतलब कि वह उस एक गिलास दूध में वो क्षमता है, और वो क्षमता ही क्या है? उपयोगिता है। इसलिए कहा गया कि वस्तु की क्षमता ही क्या है? उपयोगिता है। अगर इस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता को नहीं होगी तो उपभोक्ता इस वस्तु की डिमांड नहीं करेगा। पहली बात तो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कहीं ना कहीं उपभोक्ता मार्केट में वस्तु की डिमांड कर रहा है। यहां तक बात क्लियर है? तो जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, तो उपयोगिता की माप कैसे संभव है? अर्थशास्त्रियों में ये मतभेद का विषय रहा कि जो यूटिलिटी है, क्या वस्तु की जो क्षमता है जिसे उपयोगिता कहा जा रहा है, क्या उस उपयोगिता को नापा जा सकता है? क्या उपयोगिता का, यूटिलिटी का मेजरमेंट हो सकता है? तो इस पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। इस पर हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्री जो हैं, इस पर अगर बात किया जाए तो इस पे आप देखेंगे कि जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री जैसे मार्शल, एक्स, एलन और सैमुएल्सन, ये जो अर्थशास्त्री हैं इनका मत अलग अलग है। जैसे मार्शल का कहना है
कि जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। जबकि हिक्स, एलन और सैमुएल्सन की धारणा क्या है? उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। समझिएगा, मार्शल उपयोगिता, यूटिलिटी को, जो वस्तु की क्षमता है, उसे मापने की बात करते हैं। जबकि वही हिक्स, एलन एंड सैमुएल्सन का जो सिद्धांत है, उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता कोई मापने की चीज नहीं है। उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं? पहले मार्शल को आप समझिए। तो मार्शल किस प्रकार कह रहे हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है? मार्शल किस सिद्धांत के द्वारा बता रहे हैं, या मार्शल किसको मान रहे हैं कि उपयोगिता उस चीज से मापा जा सकता है? तो मार्शल का कहना है कि कोई भी वस्तु है, समझिएगा ध्यान से, मार्शल का क्या कहना है कि कोई भी वस्तु है मार्केट में, तो इस वस्तु का क्रय जो उपभोक्ता के द्वारा किया जा रहा है, कंज्यूमर के द्वारा जो वस्तु का क्रय किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो वस्तु है, इस वस्तु का कोई मूल्य होगा। इस वस्तु का क्या होगा? कोई मूल्य होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। और जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को अगर यह वस्तु उपयोगी है, या कह सकते हैं कि उपभोक्ता को इस वस्तु की आवश्यकता है, तभी तो क्रय कर रहा है। तो उपभोक्ता वैध मुद्रा, ध्यान देंगे यहां पर वैध मुद्रा की बात की जा रही है। केवल मुद्रा ही नहीं, वैध मुद्रा की बात की जा रही है, जो आरबीआई के द्वारा जारी की जा रही है। तो उस वैध मुद्रा के द्वारा कहीं न कहीं इस वस्तु का जो मूल्य है, इस वैध मुद्रा के द्वारा क्या किया जाएगा? इस वस्तु का क्रय किया जाएगा, जो इस वस्तु का मूल्य होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वस्तु के रूप में आपने ले लिया कार, तो इस कार का कोई ना कोई मूल्य होगा। जैसे मान लीजिए इस कार का मूल्य है 5 लाख रुपए, इसका मूल्य है 5 लाख रुपए, कार की कीमत हो गई, प्राइस हो गई। तो ये जो उपभोक्ता है, वैध मुद्रा इसके पास कितनी होनी चाहिए? 5 लाख होनी चाहिए। तो जब 5 लाख अगर होगा, तभी इस वस्तु को क्या कर पाएगा? ये क्रय कर पाएगा। यानी उसकी जो मांग है, उसकी मांग पूरा तभी होगी, या उस वस्तु को क्रय वो तभी कर सकता है जब वह कीमत उसके पास हो। यानी अपनी वैध मुद्रा के द्वारा इस वस्तु का मूल्य अदा करके इस वस्तु की आवश्यकता की संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त हो सकती है।
वस्तु की उपयोगिता जो है वो पूरी हो जाएगी। तो मार्शल ने कहा कि जिस मुद्रा के द्वारा वस्तु का जो मूल्य अदा किया जा रहा है, वही वस्तु का जो मूल्य है वही उसकी उपयोगिता के बराबर है। यानी इस वस्तु का अगर मूल्य 5 लाख है तो इसका मतलब इसकी उपयोगिता कितनी है? 5 लाख है। अगर इसकी उपयोगिता नहीं होती, और उपयोगिता है क्या? वस्तु की क्षमता। तो वस्तु की क्षमता ही उपयोगिता है, तभी वह उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उस वस्तु को क्रय कर रहा है। कितना क्लियर हुआ पहले आपको? यानी कि उपयोगिता को मापा जा सकता है किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा, क्योंकि वैध मुद्रा के द्वारा ही वस्तु के मूल्य को चुकाया जा रहा है। यानी उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय कर रहा है उस मुद्रा के द्वारा जो उस वस्तु का मूल्य है। तो मार्शल का कहना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, इसलिए इन्होंने मार्शल का जो सिद्धांत है, अभी आपने देखा जो मार्शल हैं जो कह रहे हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, इनका अप्रोच जो है कार्डिनल अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? कार्डिनल अप्रोच। यानी संख्यात्मक दृष्टिकोण। संख्यात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं कौन? मार्शल। लेकिन वहीं जो हिक्स, एलन, सैमुएल्सन जो उपयोगिता को बात कर रहे हैं, उपयोगिता की, उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता। क्यों ऐसा इन्होंने कहा कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता? जैसे सैमुएल्सन या हिक्स, एलन का जो मानना है, इन्होंने कहा कि किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि को हम गणना के द्वारा या संख्या के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति को या किसी उपभोक्ता को अगर प्यास लगी है, समझिएगा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, और वह पहला ग्लास का पानी या जल अगर वो पे कर रहा है, पहला ग्लास अगर वो पानी पे कर रहा है और पहले ग्लास के बाद दूसरा अगर ग्लास पानी और ले रहा है, तो ये कैसे बताया जा सकता है? ये कौन बोल रहा है? हिक्स, एलन या सैमुएल्सन की बात की जा रही है कि कोई अगर पहले ग्लास पानी पी रहा है, फिर दूसरा ग्लास पानी पी रहा है, या दूध का सेवन कर रहा है, पहला ग्लास दूध पिया, फिर दूसरा ग्लास दूध पिया, ये कैसे बताया जा सकता है कि दूसरे ग्लास और पहले ग्लास में कितनी संतुष्टि मिली? पहले ग्लास से कितनी संतुष्टि मिली उपभोक्ता को, दूसरे ग्लास से कितनी संतुष्टि मिली? ये संख्या के द्वारा नहीं मापा जा सकता। इसलिए मार्शल का जो संख्यात्मक दृष्टिकोण है, इसकी आलोचना की गई किसके सिद्धांतों के द्वारा? तो हिक्स, एलन और सैमुएल्सन ने जो सिद्धांत दिया, इनका कहना है कि संख्यात्मक जो माप है ये सही नहीं है।
बल्कि हिक्स एलन का जो सिद्धांत है, हिक्स एलन ने जो अपना सिद्धांत दिया, ये कार्डिनल अप्रोच के स्थान पे ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं। किस अप्रोच की बात करते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच, यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात की जाती है। यानी अगर कार्डिनल अप्रोच संख्यात्मक दृष्टिकोण, जैसे मार्शल का 1 2 3 4 5 ऐसे संख्यात्मक दृष्टिकोण चल रहा है, तो यहां क्रमवाचक जो दृष्टिकोण है, जैसे फर्स्ट यानी पहला, इस प्रकार से सेकंड यानी दूसरा, थर्ड तीसरा, यह क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात की जा रही किसके द्वारा? ऑर्डिनल अप्रोच में। इसीलिए जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये कहीं ना कहीं रिलेटिव मेथड है, यानी हिक्स एलन और सैमुएल्सन की जो धारणा है, आगे चलकर आप देखेंगे कि हिक्स एलन के द्वारा उपयोगिता के माप के संदर्भ में अनधिमान वक्र सिद्धांत दिया गया, यानी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का कॉन्सेप्ट आया हिक्स एलन के द्वारा, यानी अनधिमान वक्र की सहायता से उपयोगिता की माप की भी बात की गई, प्लस यह भी देखा गया कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है वह किस प्रकार चेंज होता है, यानी मांग में जो परिवर्तन होता है, डिमांड में जो चेंजेस हो रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार के द्वारा जो परिवर्तन दिख रहा है, वह अनधिमान वक्र के द्वारा कहीं न कहीं हिक्स ने अपनी बातों को रखा। वहीं सैमुएल्सन की बात करेंगे तो सैमुएल्सन का जो सिद्धांत आप देखेंगे, प्रेफरेंस कर्व की बात करेंगे, या रिविल्ड प्रेफरेंस कर्व कह सकते हैं, व्यक्त अधिमान वक्र दृष्टिकोण अप्रोच की बात करेंगे। किसके सिद्धांतों में? सैमुएल्सन का सिद्धांत। उन्होंने भी अपने सिद्धांत के द्वारा मांग का विश्लेषण किया, डिमांड एनालिसिस किस प्रकार से उपभोक्ता के द्वारा की जा रही है, किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये कंडीशन बन रही है उपभोक्ता के व्यवहार को लेकर। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि संख्यात्मक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच जो मार्शल के द्वारा उपयोगिता की माप को दिया जा रहा है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पहले ग्लास का पानी आप पी रहे हैं या दूसरे ग्लास का पानी पी रहे हैं, तो ये कैसे बताया जा सकता है कि पहले ग्लास से कितनी संतुष्टि मिली? संख्या से इसको कैसे बता सकते हैं? या कोई पहली रोटी खा रहा है फिर दूसरी रोटी खा रहा है, तो पहली रोटी से कितनी संतुष्टि मिली या दूसरी रोटी से कितनी संतुष्टि मिली, उसे संख्या के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। इसलिए उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती है, ये कहना है रिलेटिव मेथड के विचारक जो हिक्स एलन और सैमुएल्सन हैं, जो कार्डिनल अप्रोच की नहीं बल्कि ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात करते हैं, न कि संख्यात्मक दृष्टिकोण की बात करें। तो इसका मतलब यह हुआ, तो आखिर उपयोगिता को मापने का क्या तरीका होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि आवश्यकता की संतुष्टि कितनी मिली ये तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह कहा जा सकता है सापेक्षिक रूप से रिलेटिव मेथड। क्यों? क्योंकि हिक्स एलन का जो अनधिमान वक्र है या सैमुएल्सन का जो आप सिद्धांत आगे चलकर देखेंगे, जो सैमुएल्सन का व्यक्त अधिमान वक्र है या रिविल्ड प्रेफरेंस कर्व अप्रोच है, ये रिलेटिव मेथड है, जबकि मार्शल का जो समसीमांत उपयोगिता जो सिद्धांत है, या कह सकते हैं संख्यात्मक जो दृष्टिकोण है या गणनावाचक जो विश्लेषण मार्शल के द्वारा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संख्यात्मक की बात की जा रही है, यानी ये एब्सोल्यूट मेथड है, ये निरपेक्ष विधि है। ये भी कह सकते हैं कि जो कार्डिनल अप्रोच अभी आपने देखा, जो कार्डिनल अप्रोच है, ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेथड है, यानी ये निरपेक्ष विधि है मार्शल के द्वारा, निरपेक्ष विधि।
और जो हिक्स एलन सैमुएल्सन का जो अनधिमान वक्र और व्यक्त अधिमान वक्र जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, ये कहीं ना कहीं रिलेटिव मेथड है, सापेक्षिक विधि है, रिलेटिव मेथड, सापेक्षिक विधि। सापेक्षिक विधि कैसे, इसको भी समझेंगे। सापेक्षिक विधि का मतलब यह हुआ, जैसे हिक्स एलन का कहना है कि पहली ग्लास यदि आपने दूध पिया, फिर दूसरी ग्लास आप पी रहे हैं, तो ये तो नहीं बताया जा सकता कि कितनी संतुष्टि मिली, लेकिन यह बताया जा सकता है सापेक्षिक रिलेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में कि पहली ग्लास आप जब पी रहे हैं, यानी पहली इकाई का उपभोग कर रहे हैं, फिर दूसरी इकाई का उपभोग कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि दूसरी इकाई का उपभोग और पहली इकाई का उपभोग जो कंजप्शन हो रहा है, सापेक्षिक रूप से हम बात करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये कह सकते हैं कि पहली इकाई और दूसरी इकाई का जब उपभोग हो रहा है, तो रिलेटिव जो मेथड है उसके द्वारा यह बताया जा सकता है कि दूसरी इकाई की अपेक्षा पहली इकाई से संतुष्टि का स्तर अधिक है। यह कहा जा सकता है कि दूसरे की अपेक्षा पहली से संतुष्टि ज्यादा मिली, लेकिन उसको यह संख्या में नहीं बताया जा सकता कि कितनी संतुष्टि मिली। तो एब्सोल्यूट मेथड की बात कौन कर रहा है, मार्शल, जबकि रिलेटिव मेथड की बात किसके द्वारा की जा रही है। तो आज वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो अनधिमान वक्र के द्वारा कहीं ना कहीं मांग का जो विश्लेषण किया गया है वह कहीं ना कहीं आज प्रचलन में भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मार्शल का सिद्धांत पूरी तरह से गलत है, या मार्शल के सिद्धांत की जो आलोचना की जा रही है वो क्या पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं। मार्शल का भी सिद्धांत कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। तो उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो चेंज भी हो सकता है। तो उपभोक्ता के व्यवहार को अगर चेंज की बात करें कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसे चेंज हो रहा है, तो आइए देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर उपभोक्ता चूंकि वस्तु की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है। अब यहां तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उपभोक्ता जो है, इस उपभोक्ता की आय, इनकम क्या है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। आय, इनकम, और ये जो वस्तु मार्केट में है, बाजार में है, इस वस्तु की अपनी कीमत है, इस वस्तु का अपना क्या है, मूल्य है। मान लीजिए इस वस्तु का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। और जो उपभोक्ता है जिसकी आय, अगर इसकी आय 40 रुपए है, इसकी आय 40 रुपए है, तो क्या यह वस्तु को क्रय कर सकता है? वस्तु को क्रय नहीं कर सकता। लेकिन अब इसकी आय 40 रुपए न होकर, बल्कि यदि इसकी आय 50 रुपए है, इसके पास इनकम कितना है, 50 रुपए है, तो इस उपभोक्ता के आय के द्वारा इस वस्तु का क्रय किया जा सकता है। लेकिन अगर सपोज दैट इस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, 50 की जगह कितना हो गया, 60 हो गया, यानी प्लस 10 ग्रोथ हो गया, तो क्या इस उपभोक्ता के द्वारा इस वस्तु को क्रय किया जाएगा? यानी उपभोक्ता इस वस्तु को क्रय नहीं करेगा, यानी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से, या यह भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी होने से उपभोक्ता का व्यवहार चेंज हो जाता है।
यानी जो इनकम है, जैसे सपोज दैट आप कंज्यूमर हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपने ये सोचा है कि अगली बार जो पेमेंट आएगा, आपको ये एक अनुमान है पहले से कि उपभोक्ता का जो वेतन है, अगर उपभोक्ता ये सोच रहा है, ये सोच के चल रहा है कि नेक्स्ट मंथ में, समझिएगा यहां पर, नेक्स्ट मंथ में उसका जो इनकम है, जो आय है, वो 1 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ में उसका इनकम 1 लाख होगा। तो वे सोच कर चला है कि कोई ना कोई जो बाइक है, जो टू व्हीलर है, वह क्या करेगा, क्रय करेगा। लेकिन अचानक उसका वेतन 1 लाख ना हो, तो उसके वेतन में कमी हो जाए, उसके वेतन में क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसके इनकम में, आय में कमी हो जाए, तो क्या वह बाइक खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। यानी उसका व्यवहार आय के द्वारा प्रभावित हो रहा। यानी जो इनकम है, ये कहीं ना कहीं उपभोक्ता के व्यवहार को परिवर्तित कर रही। सपोज दैट आप मार्केट में गए, किसी दुकान पर आप गए, कोई भी वस्तु आपको परचेज करनी है और आपके पॉकेट में मात्र 50 रुपए है, लेकिन आप जब मार्केट में जा रहे हैं, जबकि आपको पता था कि पहले उस वस्तु का मूल्य 50 रुपये था, कोई भी पेय पदार्थ है या कोई भी ठोस पदार्थ है आप खाने जा रहे हैं, और लेकिन जाते ही पता चला कि उस वस्तु का मूल्य जो पहले 50 था वो 100 रुपया हो गया है, तो क्या उस वस्तु को क्रय करेंगे? नहीं। हो सकता है कि उसके स्थान पे दूसरी वस्तु को क्रय करके आप वहां से आ सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई या उस वस्तु को मूल्य को क्रय करने की क्षमता आपकी आय में नहीं थी, तो आपका व्यवहार क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होना, या यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि और कमी होने के कारण उपभोक्ता के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। यानी जो डिमांड है, वो जो मांग है, वह मांग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इनकम में, आय में परिवर्तन होगा। आय में अगर परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के डिमांड में, मांग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यही जो डिमांड एनालिसिस है, जो मांग विश्लेषण है, इस मांग विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए हिक्स एलन ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच दिया और सैमुएल्सन ने रिवील्ड प्रेफरेंस कर्व अप्रोच दिया। तब उपभोक्ता के व्यवहार को अच्छे से आप समझ पाते हैं और उपयोगिता की जो माप है उसको बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है, तो उसको मापने का तरीका क्या होना चाहिए। ये कंज्यूमर बिहेवियर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आपने समझा कि वास्तव में कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार चेंज होता है। क्योंकि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, उस बिहेवियर के आधार पर जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है, वो उसी वस्तु का उत्पादन भी करता है। अगर कंज्यूमर वस्तु की डिमांड नहीं करेगा तो ये प्रोड्यूसर को कैसे पता चलेगा कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर का जो व्यवहार है वह उत्पादन को भी प्रभावित कर रहा है। तो प्रोडक्शन को अगर प्रभावित करेगा तो ये कहीं ना कहीं बात रोजगार पर भी आएगी, कहीं ना कहीं उपभोक्ता प्रोडक्शन से जुड़े हुए जो अन्य रिसोर्सेस हैं उसको भी प्रभावित करेगा। यानी कह सकते हैं कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो पूरे मार्केट मैकेनिज्म को प्रभावित कर सकता है, पूरे बाजार यंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इकोनॉमिक्स का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है।
बहुत छोटा सा डिफरेंस आप समझिए, बहुत सी सिंपल चीज में। माइक्रो का अर्थ छोटा होता है और मैक्रो का अर्थ बड़ा होता है। जैसे छोटी इकाई की बात अगर की, जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो किसी अगर एक फैमिली का आप अध्ययन कर रहे हैं, परिवार का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो माइक्रो कहलाएगा। लेकिन अगर राष्ट्र का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय का आप अध्ययन कर रहे हैं, नेशनल इनकम का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो मैक्रो के अंतर्गत आएगा, यानी समष्टि के अंतर्गत आएगा। यानी छोटे समूहों का अध्ययन आप माइक्रो के अंतर्गत करते हैं, बड़े समूहों का अध्ययन समष्टि का मतलब ही होता है बड़ा। अगर किसी व्यक्ति की आय की बात की जाए, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, पीसीआई की बात किया जाए, तो पीसीआई से क्या किसी व्यक्ति की आय का पता चलता है? नहीं। पीसीआई पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? पर कैपिटा इनकम अगर आपको निकालना है तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में पॉपुलेशन से क्या करेंगे? भाग देंगे, तो आपका पीसीआई पर कैपिटा इनकम निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन वास्तव में जो पीसीआई है ये एवरेज को दिखाता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि जो जनसंख्या है सबकी वही आय हो, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की आय का अध्ययन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लिया गया। आखिर अर्थशास्त्र में क्या आवश्यकता पड़ गई माइक्रो की? क्योंकि ये जो मैक्रो है, जो समष्टि है, उसमें व्यष्टि यानी जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं समष्टि में जो छोटा समूह है वो तो बड़े समूह में समाहित रहेगा। लेकिन वास्तव में क्या है कि एक व्यक्ति की आय का, इनकम का पता नहीं चल रहा है, या ये भी नहीं पता चल रहा है कि वह व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। क्योंकि एक भारत की गरीबी का आंकड़ा और किसी परिवार की गरीबी के आंकड़े में डिफरेंस है। इसलिए छोटी इकाइयों का अध्ययन करने के लिए अलग से माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्रियों के द्वारा, यानी सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करना। और सूक्ष्म स्तर से होते हुए हम समष्टि स्तर की बात करेंगे, यानी माइक्रो, यानी हमारा जो अध्ययन का तरीका भी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, जो अध्ययन का तरीका होगा वह कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक होगा। माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक होगा। इस प्रकार आपको अध्ययन भी करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक रहा कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ आपके माइंड में चेंजेस हुए होंगे कि किस प्रकार कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज भी होता है, और वास्तव में कंज्यूमर किसी वस्तु की डिमांड क्यों करता है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में वो क्षमता है, उस वस्तु की उपभोक्ता को उपयोगिता है। अगर वह वस्तु उपयोगी नहीं होगी या आवश्यक नहीं होगी तो उसकी डिमांड नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मुलाकात होगी।